आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 4 का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत हम टॉपिक पर पहुंचे थे। पिछले वीडियो में आप लोग को जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट किन कारणों से होता है और जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से दुष्परिणाम हमको दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास या जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जा सकता है। वही क्या कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास कहलाता है। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या की दर पर क्या करना, नियंत्रण रखना, या शिशु जन्म दर पर नियंत्रण रखना ही क्या है, एक प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण भी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण है ना का प्रयास क्यों आवश्यक है। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम बताया गया। वहां पर हमने देखा कि जनसंख्या में अनियमित वृद्धि कैसे हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं सामने आती है ना। साथ ही साथ प्राकृतिक प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण इसमें मुख्य है ना, क्योंकि यदि प्राकृतिक प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण होता है तो प्रकृति पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित होता है ना। इसलिए क्या होता है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए है ना परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उसे ही हम लोग जनसंख्या नियंत्रण का पर्याय मानते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार आप लोग देखते हैं कि वहां पर क्या किया जाता है ना, मतलब परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण का जो तात्पर्य है वो केवल शिशु जन्म दर पर नियंत्रण करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ समाज में रहने वाले मानवों का स्वस्थ होना और उनके लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसे ही हम लोग क्या मानेंगे, जनसंख्या नियंत्रण मानेंगे। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है और उनको पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आपूर्ति हो रही है, तब ऐसे समाज को हम लोग स्वस्थ समाज या नियंत्रित समाज कहते हैं। समझ में आ सभी को। देखें, इसके साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के रूप में देखिए, एक जो सुनियोजित परिवार होता है या ऐसे परिवार जहाँ पे सदस्यों की संख्या कम होती है, वहां उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियोजित परिवार मानते हैं। और जो नियोजित परिवार होता है वहां की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, जिसके कारण परिवार में सुखी का वातावरण बना रहता है। ठीक है, और जब परिवार और परिवार में रहने वाले व्यक्ति सुखी रहते हैं तो समाज भी क्या होता है, सुखी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के अंतर्गत है ना ऐसे युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्या करता है, जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में। देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये ऐसे युक्तियां होते हैं जो क्या करते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पर्याप्त अंतर स्थापित करते हैं, या गर्भावस्था को विलंबित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है उसको निरोधित या बाधित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन युक्तियों की सहायता से दो बच्चों के मध्य पर्याप्त अंतर रखा जा सकता है या फिर अनचाही गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए जो गर्भ निरोधक युक्तियां होते हैं, ठीक है, ये संतति नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए संतति नियंत्रण से क्या होगा, भारत में या विश्व में या समाज में क्या होती है, जनसंख्या नियंत्रित बनी रहती है ना। और राष्ट्रहित तथा देश हित के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने से क्या होती है, संसाधनों में कमी आती है ना। संसाधनों में है ना आपूर्ति ना होने के कारण व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्न प्रकार के रोग, आवास स्थलों में कमी, आपसी संघर्ष जैसे समस्याएं दिखाई देते हैं। इसके अलावा ही देखिए समाज में है ना कुरीतियों बुराइयों का क्या होता है, जन्म होने लगता है, तथा जो सामाजिक स्तर होती है या नैतिक मूल्य होते हैं उसमें गिरावट होने लगते हैं। ठीक है, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि वो क्या करे, सही उम्र में विवाह करे। ठीक है, एक या दो बच्चे के बाद बंध्याकरण करवाए, या एक बच्चे या है ना एक बच्चे से दूसरे बच्चे के मध्य पर्याप्त
अंतर रखें। उसके बाद विद्यालयों महाविद्यालयों में यौन शिक्षण संबंधी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद शादी से पूर्व उचित सलाह लेनी चाहिए तथा शादी करने वाले नव युवक युवतियों को उचित चिकित्सीय परीक्षण करवाना चाहिए। उसके अलावा माँ को उचित मात्रा में और सही मात्रा में पोषण प्रदान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गर्भवती माता का है ना उचित समय पर जांच करवाना चाहिए। उसके बाद गर्भ का सही समय पर जांच तथा परामर्श लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद परिवार में बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये जो है मूल रूप से क्या होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास होते हैं। ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के रूप में गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां क्या है। तो वे युक्तियां जिसकी सहायता से अनचाही गर्भता या परिवार में शिशु जन्म दर को नियंत्रित किया जाता है उन्हें हम लोग गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। देखिए गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी युक्तियां आती हैं। तो गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत या इसको हम लोग संतति नियंत्रण युक्तियां भी कह सकते हैं। देखिए संतति नियंत्रण युक्तियों के अंतर्गत 5 प्रकार की युक्तियां के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है हार्मोनल विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा है सर्जिकल प्रक्रिया, चौथा एमटीपी जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, और पांचवा है बहिर्वीर्य निक्षेपण। तो इन पांचों विधियों को हम गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हार्मोनल विधि। देखिए हार्मोनल विधि क्या होता है, तो इसे हम लोग मुखी विधि या ओरल विधि भी कहते हैं। देखिए मुखी विधि या ओरल विधि क्या है, तो इस विधि में क्या होती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गोलियां आती है। ठीक है। और इन गोलियों को क्या किया जाता है ना, मुख द्वारा खाया जाता है। ठीक है। जैसे कि माला ए, माला डी, देखिए माला ए, माला डी एक विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी दवाइयों का नाम है। ठीक है। जिसे मुखी विधि से ग्रहण किया जाता है। ठीक है। इन दवाइयों के प्रभाव से होता क्या है, तो इन दवाइयों के प्रभाव से अंडाशय में ठीक है अंड का निर्माण रुक जाता है। ठीक है। या वहां पर अंडोत्सर्ग नहीं होता। ठीक है। अंड का उत्सर्जन नहीं होने के कारण शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन नहीं हो पाता है, जिससे गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है या गर्भावस्था स्थापित नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी एक पैकेट आती है। ठीक है। उस पैकेट को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन द्वारा मादा के प्रजनन तंत्र में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। जिसके कारण धीरे धीरे पैकेट से हार्मोन का स्रावन होता रहता है और यह हार्मोन रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में फैल जाते हैं। ठीक है। और वहां पर अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। क्लियर हुआ। जिसके कारण वहां पे अंडाणु और शुक्राणु का संलयन नहीं हो पाता है और गर्भधारण की क्रिया रुक जाती। उसके बाद देखिए आप लोगों ने सहेली नामक दवाई का नाम सुना होगा, है ना, जिसको सहेली या फिर पिल्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी हार्मोनल दवाई है जिसका क्या क्या अनचाही गर्भता को रोकने के लिए ठीक है क्या किया जाता है, सप्ताह में एक बार इसको लिया जाता है। समझ में आया। तो ये है प्रथम विधि हार्मोनल विधि। उसके बाद दूसरा देखेंगे। हार्मोनल विधि के बाद दूसरी विधि है यांत्रिक विधि। देखिए यांत्रिक विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो स्पर्म नाशक क्रीम का उपयोग किया जाता है। देखिए स्पर्म नाशक क्रीम का उपयोग करने से यहाँ पे स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अंडाणुओं के साथ संलयन नहीं हो पाता और गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। इसके अलावा यांत्रिक विधि के अंतर्गत कंडोम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कंडोम क्या होती है, एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है जिसका उपयोग प्रजनन अंगों में किया जाता है। ठीक है। कंडोम एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसकी है ना उपयोग से अंडाणु का शुक्राणु के साथ इस संपर्क नहीं हो पाता। ठीक है। और संपर्क नहीं होने की स्थिति में संलयन की क्रिया रुक जाती है और आगे निषेचन नहीं होता, जिससे है ना भ्रूण का निर्माण या जायगोट का निर्माण नहीं होने के कारण गर्भधारण नहीं होती। समझ में आया। उसके बाद यांत्रिक विधि के अंतर्गत अगली विधि है IUCD। ठीक है। IUCD को क्या बोलते हैं, इंटेरा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव
डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंतरिक गर्भाशयी युक्तियां कहते हैं ना, मतलब आंतरिक गर्भाशयी युक्तियां कहते हैं। ये ऐसे युक्तियां होते हैं जिनका उपयोग, ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियों के रूप में किया जाता है। देखिए आईयूसीडी के अंतर्गत है ना 3 प्रकार के युक्तियां आते हैं, याद रखेंगे, है ना। आईयूसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की युक्तियां आती है। पहला है औषधि विहीन आईयूसीडी, दूसरा तांबा मोचक आईयूसीडी, और तीसरा हार्मोन मोचक आईयूसीडी, ठीक है। देखिए औषधि विहीन आईयूसीडी क्या है, तो इसके अंतर्गत लिपेस लूप आता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, धातु के बने लूप होते हैं, जिनको ऑपरेशन द्वारा मादा के प्रजनन तंत्र अर्थात यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण अंडाणु और, है ना, मतलब जो बाहर से आने वाले शुक्राणु होते हैं वे अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु के मध्य संलयन नहीं हो पाता और गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगला है आईयूसीडी के अंतर्गत दूसरा तांबा मोचक आईयूसीडी। ये क्या होते हैं, जैसे तांबा मोचक के अंतर्गत कॉपर टी और कॉपर 7 तथा मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये तांबा मोचक आईयूसीडी है। इनका भी उपयोग, है ना, ऑपरेशन क्या किया जाता है, गर्भ निरोधक युक्ति के रूप में किया जाता है, और इसे भी क्या किया जाता है, ऑपरेशन द्वारा, ठीक है, यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद तीसरा है हार्मोन मोचक आईयूसीडी। हार्मोन मोचक आईयूसीडी के अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन LNG-20 आता है, ठीक है, जिसका उपयोग हार्मोन मोचक आईयूसीडी के रूप में किया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो दूसरी विधि हमने देखा यांत्रिक विधि। चलिए, यांत्रिक विधि के बाद तीसरी विधि है सर्जिकल विधि, ठीक है। देखिए सर्जिकल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आती है, सर्जरी आती है ना, सर्जरी, जिसको सामान्य भाषा में ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सर्जिकल विधि में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। एक है, देखिए सर्जिकल प्रक्रिया को सामान्य भाषा में नसबंदी की प्रक्रिया कहते हैं ना, और नसबंदी की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है पुरुष नसबंदी, ठीक है, जिसको हम लोग वेसोक्टोमी भी कहते हैं, याद रखेंगे वेसोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी क्या होता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो याद रखेंगे वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है ना। तो वेसोक्टोमी में पुरुष नसबंदी होता है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, महिला नसबंदी होता है। अब देखिए सर्जिकल प्रक्रिया में क्या किया जाता है, या वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो जब भी सर्जिकल प्रक्रिया पूछा जाएगा आपको इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को बताना है, ठीक है। देखिए पुरुष नसबंदी के स्थिति में क्या किया जाता है, तो जो पुरुषों की क्या होती है, शुक्राणु है ना, शुक्र वाहिनी होती है, देखिए, ठीक है। और वेसोक्टोमी की प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो मादा प्रजनन तंत्र में अंड वाहिनी होती है, ठीक है, शुक्र वाहिनी। देखो वेसोक्टोमी की प्रक्रिया में शुक्र वाहिनी को, ठीक है, काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है, शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण, है ना, मतलब शुक्र वाहिनी में कट लगाने के कारण क्या हो जाता है, शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, या शुक्राणुओं का क्या होता है, स्खलन नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन रुक जाता है और गर्भधारण की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती। उसके बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी या वेसोक्टोमी। और महिला नसबंदी में क्या किया जाता है, तो महिला नसबंदी में अंडवाहिनी को या अंडवाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है ना, या फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रुकने के कारण अंडाणु और शुक्राणु का संलयन नहीं हो पाता और गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती। तो इस प्रकार, है ना, इन प्रक्रियाओं द्वारा गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है ना, मतलब गर्भ निरोधक
के लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इसका कुप्रभाव भी होता है कि इस प्रक्रिया को बार बार, है ना, मतलब लंबे समय तक इस्तेमाल करने से होता क्या है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इसके काफी सारे दुष्प्रभाव मनुष्यों में दिखाई देते हैं, जैसे कि मितली आना, है ना, पेट में पीड़ा होना या रजोधर्म का अनियमित हो जाना, ठीक है। उसके अलावा रक्त का कैंसर होना भी इसके दुष्प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं ना, इसलिए लंबे समय तक इन प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आया सभी को? तो ये होता है सर्जिकल प्रक्रिया, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी। चलिए, उसके बाद अगला है एमटीपी। एमटीपी को हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन, ठीक है। चिकित्सकीय गर्भ समापन कहने का अर्थ होता है, देखे होंगे आप लोग, है ना, मूवी वगैरह में, कि यदि क्या होती है, अनचाही गर्भता स्थापित हो जाती है, तो उस स्थिति में, है ना, अनचाही गर्भता को नष्ट करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या कर दिया जाता है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। अर्थात ऑपरेशन की क्रिया द्वारा जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, एबॉर्शन, या हिंदी में गर्भपात बोलते हैं। मतलब गर्भावस्था का नष्ट हो जाना ही गर्भपात कहलाता है, ठीक है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, चिकित्सकीय, है ना, प्रक्रिया द्वारा, चिकित्सकीय प्रक्रिया द्वारा या शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन द्वारा जो गर्भस्थ भ्रूण होते हैं उसको प्रसव के पूर्व ही या गर्भावस्था पूर्व होने के पहले ही क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यही एबॉर्शन या गर्भपात कहलाती है ना। अब इस प्रकार गर्भाशय से शिशु का बाहर निकल जाना, उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मतलब गर्भ खाली हो जाता है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाती है, आगे शिशु का जन्म नहीं होता, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चिकित्सकीय गर्भ समापन। समझ में आया सभी को? देखिए, तो इस प्रकार क्या हो जाता है ना, इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पर होता है, जब गर्भस्थ भ्रूण में किसी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी होती है, तो उस आनुवंशिक बीमारी युक्त शिशु को, है ना, क्या कर दिया जाता है, गर्भ में ही समाप्त करवा दिया जाता है, तो उस स्थिति में इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और आगे है लास्ट विधि, बहिर्वीर्य निक्षेपण, ठीक है। तो बहिर्वीर्य निक्षेपण विधि में क्या किया जाता है, जो पुरुषों में बनने वाले वीर्य होते हैं उसका निक्षेपण करा दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 विधि हो गए गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत। तो पढ़िए, इंपॉर्टेंट है पांचों विधि। उसके बाद अगला टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में उल्बवेधन प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए, एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन कौन सी प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सरल तरीका है, ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग सोनोग्राफी जानते हैं, देखिए सोनोग्राफी कौन सी तकनीकी है, तो आप लोगों को पता है कि सोनोग्राफी वह तकनीकी है जिसकी सहायता से गर्भस्थ शिशु को, है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है शिशु स्वस्थ है या नहीं है, इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है, तथा शिशु के विभिन्न अंगों, संरचनाओं, है ना, या शिशु में होने वाली अस्वस्थता का भी पता लगाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं सोनोग्राफी, ठीक है। समझ में आया? ठीक सोनोग्राफी के समान ही एक प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस। देखिए, इसमें क्या किया जाता है ना, जन्म के पूर्व, देखो ये एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से जन्म के पूर्व ही, है ना, यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे शिशु में कोई आनुवंशिक बीमारी है या नहीं है, अथवा, है ना, आनुवंशिक बीमारी जैसे कि बहुत सारे बीमारी होते हैं, डाउन सिंड्रोम, है ना, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह एल्काप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये क्या है, एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है, या गंजापन, ठीक है। ये इसके अलावा हीमोफीलिया, ये सभी क्या होते हैं, आनुवंशिक बीमारी होते हैं, जिसका अध्ययन हम अध्याय 5 में करेंगे, ठीक है। तो ये आनुवंशिक बीमारी या,
है ना के कारण जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनमें विकृतियां आ जाती, ठीक है, या जब वो उत्पन्न होते हैं तो वो क्या होते हैं, आनुवंशिक विकृतियों वाले होते हैं, ठीक है। तो इन विकृतियों को पता लगाने के लिए या आनुवंशिक बीमारियां भ्रूण में है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो वह तकनीकी जिसकी सहायता से गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाया जाता है उसे एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में आनुवंशिक बीमारी का पता लगाने के साथ साथ हम भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं है, या उनके लिंग का भी परीक्षण किया जा सकता है तथा गर्भस्थ शिशु के आनुवंशिक संरचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इस प्रक्रिया को, है ना, देखिए कैसे किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि गर्भाशय में जो शिशु होता है उसके चारों ओर, मतलब शिशु चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है, चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। देखिए अब इस एमनियोटिक झिल्ली में क्या होता है, पूरी तरह से एमनियोटिक द्रव भरा होता है जिसमें शिशु फुटबॉल की भांति तैरता रहता है ना। तो इस एमनियोटिक द्रव को क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन द्वारा निकाला जाता है ना, गर्भाशय में इंजेक्शन लगाकर, ठीक है, इस एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव का क्या किया जाता है, आगे विश्लेषण किया जाता है और फिर विश्लेषण के आधार पर बताया जाता है कि गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की आनुवंशिक विकृति है कि नहीं है, या जो भ्रूण है वो स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है, या इसकी सहायता से भ्रूण लड़की है या लड़का है इसका भी पहचान किया जा सकता है। समझ में आया। लेकिन देखिए जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो अपने आप में एक हानिकारक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, मतलब एमनियोसेंटेसिस हानिकारक प्रक्रिया नहीं है बल्कि क्या है, एक प्रकार का लाभदायक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके उपयोग से हम भ्रूण में आनुवंशिक बीमारी का पता लगा सकते हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसे शिशु जो आनुवंशिक विकृति के साथ उत्पन्न होता है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई लोग इस तकनीकी का उपयोग भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए करते हैं, ठीक है, भ्रूण के लिंग परीक्षण और गर्भपात प्रक्रियाओं के लिए करते हैं, जिसके कारण, है ना, जो कि एक क्या है, अनुचित प्रक्रिया है। इसलिए कानूनन तौर पर जो एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग जब लिंग परीक्षण के लिए किया जाने लगा तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, ताकि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को क्या किया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि सभी जानते हो कि जैसे ही क्या होता है, पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु क्या है, मादा है, तो कई परिवार के लोग क्या कर देते हैं, उसका गर्भपात करा देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है समाज में, है ना, जो लड़की और लड़कों का अनुपात है, लिंग अनुपात है, वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो या इस प्रक्रिया का, है ना, क्या हो, प्रचलन ना होकर के सरकार द्वारा एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन पर रोक लगा दिया गया। चलिए तो समझ में आया सभी को एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन कौन सी प्रक्रिया है।